Dear students, myself PL Nareda, Assistant Professor, and today we are going to discuss a poem in memory of W.B. Yeats by W.H. Auden. In memory of W.B. Yeats, यह एक इलेजी है बाय W.H. Auden और W.H. Auden ने लिखी है। W.B. Yeats कौन है? W.B. Yeats ये आयरिश पोइट है और बहुत ही महान कवि है। उसकी मौत के बारे में ये कविता लिखी गई है। साथियों, ये कविता बीए पार्ट 3 के सिलेबस में सम्मिलित की गई है, लेकिन ये कविता बहुत उपयोगी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं या जिनका इंग्लिश लिटरेचर है और जो किसी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद मैं चैलेंज करता हूं कि आप इस कविता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। विलियम बटलर येट्स was one of the greatest poet of the 20th century। 20th सेंचुरी का महान कवि है विलियम बटलर येट्स। He died in January जब जनवरी 1939 में उसकी डेथ हुई तो पूरा संसार उसकी मौत पे विलाप करता है। W.H. Auden wrote an elegy on the death of Yeats और उसी डेथ पे W.H. Auden ने एक इलेजी लिखी है इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। This elegy is entitled as In Memories of W.B. Yeats and was published in his collection Oxford Books of Modern English Verse। ये जो पोइम है ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वर्स में छपी थी, एज वेल एज बीइंग एन एलेजी फॉर द डेड पोइट इन मेमोरीज ऑफ W.B. Yeats इज ऑल्सो मेडिटेशन ऑन द रोल ऑफ एंड प्लेस ऑफ पोइट्री इन मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे एक बात है कि इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats एक इलेजी तो है ही, साथ में ये एक मेडिटेशन भी है। किस चीज़ पे? ऑन द रोल एंड प्लेस ऑफ पोइट्री इन मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में पोइट्री का क्या स्थान है, क्या रोल है और क्या स्थान है आधुनिक कविता में। मेडिटेशन जो है उस पे ये फोकस डालती है, ये चिंतन करती है कि कविता का आधुनिक संसार में क्या स्थान है। इट रेजेस सच क्वेश्चंस, ये इस तरह के क्वेश्चन उठाती है। व्हाट इज़ पोइट्री फॉर, कविता किसके लिए है, क्यों लिखी जाती है कविता। कैन इट मेक एनीथिंग हैपन, क्या इससे कुछ घटित हो जाता है, क्या लोग इससे सुधर जाते हैं। क्वेश्चन पे हमें मेडिटेशन करना पड़ता है जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats इज द इन 3 पार्ट्स, कविता में 3 पार्ट है। ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन फॉर्म एंड स्टाइल, और प्रत्येक पार्ट की फॉर्म, प्रत्येक पार्ट की स्टाइल एक पार्ट से अलग है। दिस इलेजी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इलेजीज ऑफ द वर्ल्ड। ये इलेजी जो है दुनिया की दूसरी जो इलेजी होती है, इलेजी का मतलब होता है शौक गीत, जिसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि इलेजी क्या है, उसको आप पढ़ें, इलेजी की विशेषता जानें। दुनिया की जो इलेजीज है उनसे ये बिल्कुल अलग हैं। द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में ये कविता लिखी गई है। ब्लैंक वर्स होता है अतुकांत छंद। इट इज़ रियलिस्टिक पोएम, कविता रियलिस्टिक है, इसमें काल्पनिकता नहीं है। द पोइट सेज अबाउट टाइम, कवि ने टाइम के बारे में कहा है। टाइम दैट इज इंटॉलरेंट, समय जो कि बड़ा इंटॉलरेंट होता है।
समय जो बड़ा असहनीय होता है, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। इन द एंड ही एडवाइजेज द रीडर, और कविता के एंड में वह पाठकों को एडवाइस भी देता है, फॉलो पोइट फॉलो राइट, सही कवि का अनुसरण करो। फॉलो पोइट कवि का अनुसरण करो, लेकिन हर किसी का नहीं, राइट कवि का अनुसरण करो। बिकॉज राइटिंग गुड पोइट्री चेंजेस द कर्स इनटू अ वाइन यार्ड ऑफ जॉय, क्योंकि अच्छी कविता लिखने से, गुड पोइट्री से क्या होगा, वाइन यार्ड जो होती है, कर्स जो होता है, कर्स जो अभिशाप होता है, जैसे किसी को अभिशाप मिला हो तो वो भी उसके लिए जॉय बन जाता है। कब? अच्छी कविता से। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पोएम का फर्स्ट स्टेंजा। चूंकि पोएम 3 सेक्शन में बटी हुई है और यह इसका पहला सेक्शन है। ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर, ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर, हु इज ही यहाँ पे WB यट्स है, विलियम बटलर यट्स। डिसअपियर्ड मतलब मर गया, गायब हो गया, यहाँ गायब होने से मतलब है मर गया। इन द डेड ऑफ विंटर, कड़ाके की ठंड में। डेड ऑफ विंटर क्या होता है? डेड ऑफ विंटर मतलब कड़ाके की सर्दी। जब WB यट्स की डेथ हुई थी उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ी रही थी, इसलिए कवि ने क्या कहा है, ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर, वह कड़ाके की सर्दी में मर गया। द ब्रुक्स वर फ्रोजन, ब्रुक्स मतलब झरने, क्योंकि जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो क्या होता है, द ब्रुक्स वर फ्रोजन, झरने जमे हुए थे, झरनों का जो पानी था जमा हुआ था। द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डेजर्टेड, डेजर्ट का मतलब होता है वीरान, सुनसान। एयरपोर्ट जो है वो डेजर्ट थे, सुनसान थे, वहाँ पे कोई नहीं था। क्योंकि आप जानते हैं जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो जो हवाएं यात्राएं होती है उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है। जब वहाँ पोस्टपोन हो जाएगा तो सुनसान हो जाएगा, डेजर्ट। एंड नाउ डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टेचू, पब्लिक स्टेचू, पब्लिक चौराहे पे जो मूर्तियां लगी रहती है उनको पब्लिक स्टेच्यूज कहा जाता है। डिसफिगर्ड हो गए थे, उनकी आकृतियां बिगड़ गई थी। क्यों बिगड़ गई थी आकृतियां? जैसे मान लो में होती है, अगर बर्फ गिर रही होगी तो वो किताब और लकड़ी के ऊपर बर्फ जम जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा कि ये मूर्ति महात्मा गांधी जी की है या किसी और की है। इस तरह से वहाँ पे जो पब्लिक स्टेचू थे, एंड नाउ स्नो, बर्फ ने डिस्फिगर कर दिया था पब्लिक स्टेचू को, पब्लिक स्टेचूज, पब्लिक मूर्तियों को, सार्वजनिक जो मूर्तियाँ चौराहे पे थी वो डिस्फिगर हो गई थी। द मर्क्री सैंक इन द माउथ ऑफ डाइंग डे, डाइंग डे का मतलब होता है शाम का समय, डाइंग डे जो दिन जिसका डाई होने वाला है। इन द माउथ ऑफ डाइंग डे, शाम के समय। मर्क्री सैंक, मर्क्री का मतलब होता है पारा, पारा सैंक का मतलब होता है डूब गया था। यहाँ पारा डूबने से मतलब है पारा जो है डाउन हो गया था। जैसे हम कहते हैं ना टेम्परेचर हाई हो रहा है, टेम्परेचर लो हो रहा है। लो टेम्परेचर जब होता है, जब माइनस चला जाता है, तो जिस दिन WB यट्स की मौत हुई उस दिन पारा जो है नीचे चला गया था। What इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव एग्री, हुल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे वॉट गलत छपा हुआ है, हुल इंस्ट्रूमेंट्स वर वी, यहाँ पे वर है, वर एग्री, सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे जिनसे भी टेम्परेचर नापा जाता है वो सारे इंस्ट्रूमेंट एग्री थे, सहमत थे। किस बात के लिए? द डे ऑफ हिज डेथ वाज ए डार्क कोल्ड डे, उस कवि की मौत का जो दिन था वो डार्क कोल्ड डे था, अर्थात बहुत ही कठोर दिन था। डार्क मतलब काला, कोल्ड डे कठोर दिन था। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इस बात से सहमत थे कि ये दिन बहुत बुरा है। इतिहास में ये दिन जो है बहुत ही डार्क डे के नाम से जाना जाएगा।
Far from his illness, the wolves ran on through the evergreen forest. देखिए, far from his illness, उसकी बीमारी से दूर। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हम जानते हैं अगर किसी के फॉलोवर होते हैं तो किसी के क्रिटिक्स भी होना स्वाभाविक बात है। फार फ्रॉम हिज इलनेस, उसकी बीमारी से दूर। द वॉल्व्स, भेड़िए। रेन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल में दौड़ रहे थे। एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल में रेन दौड़ रहे थे। आपने अगर संस्कृत पढ़ी होगी तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है संस्कृत की एक बुक है, जब शकुंतला की विदाई होती है, दुष्यंत शकुंतला को लेकर के, जब शकुंतला को दुष्यंत के घर भेजा जाता है तो वहाँ की जो प्रकृति है वो रोती हुई सी प्रतीत होती है। कालिदास ने शबी ज्ञान शाकुंतलम में ऐसा चित्रण किया है। जब शकुंतला जा रही है तो उसके वियोग में वहाँ के हिरण ने घास खाना छोड़ दिया है, पत्तियाँ मुरझा गई है, इस तरह का वर्णन वहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ पे देखो, कवि जो है W.B. येट्स की मौत के दिन को यद्यपि काला दिन कहता है, लेकिन प्रकृति जो है वो बिल्कुल उससे प्रभावित नहीं है, वो उसको साधारण मानता है। द वॉल्व्स, भेड़िए, रेन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट में दौड़ लगा रहे हैं। द पिजेंट्स रिवर वाज अनटेम्प्टेड बाय द फैशनेबल क्वे। फैशनेबल क्वे जो है, क्वे मतलब होता है बंदरगाह, वहाँ पे द पिजेंट रिवर, गांव की जो नदी है, देहाती जो नदी है, वाज अनटेम्प्टेड, निरंतर बह रही है, बिना रुके बह रही है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाय मॉर्निंग टंग्स, द डेथ ऑफ द पोइट वॉज केप्ट फ्रॉम हिज पोएम्स। बाय मॉर्निंग टंग्स, मॉर्निंग टंग्स का मतलब यहाँ पे कौन किसके लिए आया है? मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना, विलाप करती हुई जुबान के द्वारा। टंग्स का मतलब जुबान, वो जुबान जो विलाप कर रही है, वो जुबान जिसको कवि के मरने का दुख हो रहा है, वे फॉलोअर्स जिनको कवि के मरने से दुख हो रहा है। द डेथ ऑफ द पोइट, कवि की मौत को, वाज केप्ट, अलग कर दिया, फ्रॉम हिज पोएम्स, कविताओं से। कवि की मौत को कवि की कविताओं से अलग कर दिया, उनके द्वारा जो उसके फॉलोवर है। यद्यपि कवि मर गया, लेकिन उसकी जो कविताएं हैं वो अमर हो गई। और उनको अमर किसने किया? मॉर्निंग टंग्स, विलाप करती हुई जुबान ने। कौन सी विलाप करती हुई जुबान? यहाँ कवि के फॉलोवर्स को बताया है। बट फॉर हिम इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून, लेकिन कवि के लिए ये उसकी आखिरी आफ्टरनून थी। बट फॉर हिम, लेकिन कवि के लिए, इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून, ये उसकी अंतिम दोपहर थी। एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेज एंड रूमर्स, ये कैसी दोपहर थी? एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेज, नर्स वाली, रूमर्स, अफवाह वाली। जब कोई हॉस्पिटल में रहता है तो उसके बारे में तरह तरह की सूचना आती है। एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेज, ये ऐसी दोपहर थी जिसमें नर्सें इधर उधर दौड़ लगा रही थी हॉस्पिटल में। एंड रूमर्स, रूमर्स का मतलब होता है अफवाह। नर्सों के साथ ही अफवाहें भी उड़ रही थी कि कवि मर गया, फिर बाद में अफवाह आती कि नहीं नहीं अभी नहीं मरा। इस तरह की अफवाहें फैल रही थी। द प्रोविंस ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड, प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, या प्रांत से मतलब है अंग या भाग। उसके शरीर के अंगों ने रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। उसके शरीर के अंग जो है विद्रोह कर चुके थे। प्रोविंस से मतलब पार्ट से समझिए, जैसे भारत के विभिन्न प्रांत हैं, ऐसे ही हमारे शरीर के विभिन्न प्रांतों से मतलब है हाथ, पैर, आँख, नाक, कान। इस बॉडी, उसके शरीर के उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। आँखों ने देखना बंद कर दिया था, कानों ने सुनना बंद कर दिया था। द स्क्वायर ऑफ हिज माइंड वर एम्पटी, उसके दिमाग के चौराहे खाली हो चुके थे। एम्पटी मतलब खाली, स्क्वायर का मतलब चौराहे। उसका जो तंत्रिका तंत्र था, नर्वस सिस्टम, वो एम्पटी हो चुका था। उसके दिमाग के चौराहे खाली हो चुके थे, अर्थात उसका नर्वस जो सिस्टम था, नर्वस सिस्टम ऑफ द पोइट वाज डिस्टॉर्टेड, बिगड़ चुका था।
साइलेंस इन्वेडेड द सब अर्ब्स, और चारों तरफ इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण, साइलेंस का आक्रमण हो चुका था। साइलेंस इन्वेडेड द सब अर्ब्स, साइलेंस मतलब सन्नाटा, इन्वेड आक्रमण कर चुका था, सब अर्ब्स बाहरी अंगों पे, शरीर के जो बाहरी अंग थे वे सुन्न हो चुके थे। द करंट ऑफ हिज फीलिंग्स फेल्ड, उसकी जो भावनाओं का जो आवेग था, करंट का मतलब आवेग, फीलिंग्स भावनाओं का, फेल्ड वो फेल चुका था। ही बिकेम हिज एडमायरर, और वह उसका प्रशंसक बन चुका था। कवि यहाँ पे कह रहा है कि उसकी जो भावनाओं का जो आवेग था, करंट ऑफ फीलिंग्स, उसकी जो फीलिंग्स थी, फील, आँख नाक मुंह कान सब जवाब दे चुके थे, उसकी जो फीलिंग्स थी फेल्ड हो चुकी थी। ही बिकेम हिज एडमायरर, कवि डब्ल्यू चौड़न कर रहा है कि मैं उसका प्रशंसक हो चुका था। क्यों हो चुका था? नाउ इज स्कैटर्ड अमंग 100 सिटीज, क्योंकि अब उसको सैकड़ों शहरों में पढ़ा जाएगा। नाउ ही इज स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है फैल जाना, वो फैल चुका था। अमंग 100 सिटीज, सैकड़ों शहरों में, सैकड़ों शहरों में वो फैल चुका था, सैकड़ों शहरों में डब्ल्यू बी येट्स को पढ़ा जा चुका था। एंड हुली गिवन ओवर अनफेमिलियर अफेक्शन, और हुरी पूरी तरह से, गिवन उसको दिया गया, अनफेमिलियर अफेक्शन, अफेक्शन स्नेह, अनफेमिलियर अपरिचित सा, यहाँ पे अपरिचित सा स्नेह से मतलब क्या होता है? कवि जो है उसको सैकड़ों शहरों में पढ़ा जाएगा क्योंकि वो फैल चुका था। वह अनजान प्रदेशों में भी पढ़ा जाएगा, जहाँ उसके बारे में नहीं जानते वहाँ भी उसकी कविताओं को पढ़ा जाएगा। वहाँ के व्यवहार व कला के नियमों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इन मूल्यों का कवि को कोई ज्ञान नहीं था, इसीलिए वहाँ पे उसको स्नेह तो मिलेगा लेकिन अनफेमिलियर अफेक्शन मिलेगा। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ वुड, अनदर काइंड ऑफ वुड, दूसरे प्रकार के जंगल में, यहाँ दूसरे प्रकार के जंगल से मतलब है दूसरे प्रकार के लोगों के बीच में। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस, वो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेगा, मतलब उसको वहाँ भी खुशियाँ तो मिलेगी। दूसरे प्रकार के, दूसरे जो देश है वहाँ पे डब्ल्यू बी येट्स को पढ़ा जाएगा और उसको खुशियाँ भी मिलेगी। एंड बी पनिश अंडर ए फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस, फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस के तहत उसको पनिश भी किया जाएगा। कॉन्शियंस का मतलब होता है विश्वास, आत्मा, पनिश मतलब सजा, फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस, विदेशी कोड के तहत उसको सज़ा मिलेगी। यहाँ पे सज़ा से मतलब ये है जैसे दूसरे देश के लोग हैं, डब्ल्यू बी येट्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो कुछ लोग उसकी बुराइयां भी करेंगे, कुछ उसको फॉलो भी करेंगे। ये है फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस। द वर्ड्स ऑफ ए डेड मैन, द वर्ड्स ऑफ ए डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग। यहाँ पे कवि जो है कविता के बारे में समझा रहा है। देखो कवि क्या कर रहा है, एक मृत कवि की कविता में उसके पाठकों के द्वारा लगाए गए अर्थ उसकी कविता में परिवर्तन कर देते हैं। द वर्ड्स ऑफ ए डेड मैन, मृत व्यक्ति के शब्द, आर मोडिफाई, परिवर्तन कर देते हैं, इन द गट्स ऑफ द लिविंग, जिंदा व्यक्तियों की गट्स में। गट्स का मतलब होता है आंतड़ियाँ, अर्थात आंतरिक भावना। एक मृत व्यक्ति के जो शब्द हैं वो जिंदा व्यक्तियों की लाइफ बदल देते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं। जैसे डब्ल्यू बी येट्स है, उसकी कविताएं लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी और अगर उनको फॉलो किया जाएगा तो जो जीवित लोग हैं उनमें परिवर्तन आएगा। बट इन द इम्पोर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो, लेकिन इन द इम्पोर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो, बट इन द इम्पोर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो, आजकल के जो शोर शराबा हो रहा है उसमें, when the brokers are roaring like beast on the floor of browse, ब्राउज का मतलब, बाउर्स का मतलब होता है शेयर मार्केट, बाउर्स, फ्लोर ऑफ द बाउर्स, शेयर मार्केट के फ्लोर पे,
व्हेन द ब्रोकर्स, जब दलाल, आर रोरिंग, चिल्ला रहे होंगे, लाइक बीस्ट, जानवरों की तरह। कवि ने यहाँ पे सिमिली का प्रयोग करते हुए दलालों की तुलना जानवरों से की है। कवि कह रहा है कि शेयर मार्केट के पर्स पे दलाल चिल्ला रहे होंगे। यहाँ पे कवि जो है दलाल किन के लिए कह रहा है? जो अपनी कविता का बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ के जो अपनी कविताओं को प्रचार करते हैं, उनके लिए कहा है कि जो कवि जानवरों की तरह चिल्ला चिल्ला करके शेयर मार्केट में अपनी कविताओं को बेचते हैं, उनके बीच में क्या होगा? एंड द पुअर हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली अकस्टम्ड। पुअर, गरीब जो लोग हैं, सफरिंग, वे दुख पाते रहेंगे, टू विच दे आर फेयरली अकस्टम्ड, जिनकी उनकी आदत पड़ गई है। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदतन। गरीब लोग उनके बीच में दुख पाते रहेंगे क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है, दुख झेलने के वो आदी हो चुके हैं। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ इज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ इज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम। सेल का मतलब होता है कोठरी, गुफा। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेल में बंद होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में बंद होगा। इज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ इज कन्विंस्ड, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में बंद होगा, अपनी आप में बंद होगा, अपनी सेल में बंद होगा। कन्विंस ऑफ हिज फ्रीडम, और वो अपनी ही स्वतंत्रता के बारे में कन्विंस करेगा, राय देगा। A few thousand will think of this day. A few thousand will think of this day. कुछ हजार लोग होंगे जो इस दिन के बारे में सोचेंगे। A few thousand will think of this day. कुछ हजार लोग जो है इस दिन के बारे में सोचेंगे। कौन से दिन के बारे में? जब कवि की मृत्यु हुई, उस दिन के बारे में। As one thinks of a day when one did something slightly unusual. Unusual, usual का मतलब होता है हमेशा की तरह, और अनयूजुअल का मतलब होता है हमेशा से थोड़ा सा अलग। स्लाइटली मतलब हल्का सा। कुछ लोग होंगे जो आज के दिन के बारे में कुछ अलग सोचेंगे। जैसे वन थिंग्स, कोई व्यक्ति सोचता है उस दिन के बारे में जब वह उस दिन कुछ नया करता है। जैसे किसी की शादी होती है तो मैरिज एनिवर्सरी होती है, किसी का बर्थडे होता है तो वो अलग होता है। तो जैसे कुछ उनके बारे में अलग से सोचते हैं, उसी तरह से कुछ लोग इस दिन के बारे में भी अलग सोचेंगे। What instruments we have to agree? All the instruments are agree. सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, all the instruments are agree. जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो agree, वो सहमत थे। The day of his death was dark cold day. कवि की मौत का दिन जो था वो डार्क कोल्ड डे था। सारे सहमत थे, सारे औजार सहमत थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो सेक्शन है वो समाप्त होता है। अब हम सेकंड सेक्शन की शुरुआत करते हैं। यू आर सिली लाइक अस, कवि जो है W.H. ऑडन, W.B. यट्स के बारे में कहता है। यू आर सिली, तुम भी मूर्ख थे, लाइक अस, हमारी तरह। योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, और तुम्हारी मूर्खता को तुम्हारे गिफ्ट ने सर्वाइव रखा है। सर्वाइव मतलब बचा के रखा है। तुम्हारी कविताओं में तुम्हारा मूर्खतापन जो है वो झलकता है। देखो, ये इलेजी अलग तरह की इलेजी है। इलेजी में जिस पे इलेजी लिखा जाता है उनके बारे में अतिशयोक्ति की जाती है, उनको महान बताया जाता है। लेकिन कवि क्या कह रहा है? यू वर सिल्ली लाइक अस, तुम भी हमारी तरह मूर्ख थे। योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, और तुम्हारी मूर्खता तुम्हारे गिफ्ट से बची हुई है। द पेरिस ऑफ रिच वुमेन फिजिकल डिके योर सेल्फ। द पेरिस ऑफ रिच वुमेन, उस औरत का क्या होगा? पेरिस ऑफ रिच वुमेन, पेरिस इलाका,
पेरिस का मतलब है इलाका ऑफ रिच मैन, उस धनवान औरतों का। फिजिकल डिके शारीरिक पतन होगा उनका। योर सेल्फ जैसे तुम्हारा हो गया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा W.B. येट्स पूरी जिंदगी लेडी ग्रेगरी का लवर रहा, जो उसकी पैट्रन थी, और उसके ऊपर उसने बहुत सारी कविताएं लिखी, जैसे वेन यू आर ग्रो ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, इस तरह की कविताएं उसने लिखी। यहाँ पर कवि उन्हीं लेडीज, उस तरह की जो लेडीज है उनको रेफर्स करता हुआ कह रहा है द पेरिस ऑफ रिच वुमेन, उन धनवान औरतों का इलाका, फिजिकल डिके शारीरिक पतन, योर सेल्फ जैसे तुम्हारा हो गया। मेड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोइट्री, पागल इंग्लैंड ने तुम्हें पोइट्री में धकेल दिया। तुम कवि क्यों बने? उन धनवान औरतों के इलाके की वजह से, फिजिकल डिके शारीरिक पतन की वजह से। योर सेल्फ मेड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोइट्री, पागल आयरलैंड ने, इंग्लैंड के लोग पागल थे जिन्होंने तुम्हें पोइट्री में धकेल दिया। इन सब चीज़ों से तुम पोइट्री में चले गए, पोइट बन गए। कोई भी व्यक्ति ऐसे कवि थोड़ी बन जाता है। ठोक रेखा तय जब जाके गोल चिकना पत्थर बनता है नदी में, और वह नदी का गोल चिकना पत्थर जो है वो कवि होता है। हजारों ठोकरे जब खाता है तो वो आदमी में अनुभव आ जाते हैं। नाउ आयरलैंड हैज हर मेडनेस, पागल आयरलैंड ने तुम्हें पोइट्री में धकेल दिया, लेकिन आयरलैंड की मेडनेस अभी भी है। नाउ आयरलैंड हैज हर मेडनेस, उसकी पागलपन अभी भी है। एंड हर वेदर स्टिल, अभी भी वहाँ का मौसम वैसा ही है। वेदर से मतलब वहाँ का जो वातावरण है वो अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई सुधार नहीं। फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, कवि यहाँ पे व्यंग्य में कह रहा है फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग टू हैपन, कविता से कुछ नहीं होता। पोइट्री मैक्स नथिंग हैपन, पोइट्री की वजह से कुछ नहीं होता। इट सर्वाइव्स, ये जिंदा रहती है। इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग, वेयर एग्जीक्यूटिव्स वुड नेवर वांट टू टेम्पर फ्लोज ऑन श्राउड फ्रॉम रेंचेज ऑफ आइसोलेशन एंड बिजी ग्रिप्स। इन द वैली इट सर्वाइव्स, कविता जिंदा रहती है। कविता कैसे जिंदा रहती है? इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग, वैली मतलब उन घाटियों में, ऑफ इट्स मेकिंग जहाँ पे इसको मेक किया जाता है, जहाँ पे इसको तैयार किया जाता है। इसका मतलब है ये इंडिविजुअल को प्रभावित करती है। और वेयर एग्जीक्यूटिव्स, और जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स विशिष्ट कार्य करने वाले, वुड नेवर वांट टू टेम्पर, वे हस्तक्षेप नहीं करते हैं। टेम्पर का मतलब होता है हस्तक्षेप। वुड नेवर वांट टू टेम्पर, वे हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कवि की विषय वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती, उसकी भाषा उसकी शैली महत्वपूर्ण होती है। कवि की भाषा उसकी कला शैली महत्वपूर्ण होती है, विषय वस्तु नहीं होती। कविता प्रशंसकों के कार्य को प्रभावित नहीं करती। मानव दशा का वर्णन करने के ढंग के रूप में कविता जीवित रहेगी। फ्रॉम रेंचेज ऑफ आइसोलेशन एंड बिजी ग्रीप, कविता कैसे जिंदा रहेगी? फ्रॉम रेंचेज ऑफ आइसोलेशन, रेंचेज का मतलब होता है बाड़ा, आइसोलेशन मतलब एकांत। कविता एकांत रूपी बाड़े से, एंड द बिजी ग्रीप, और लोगों के दुखों को प्रकट करने से। बिजी व्यस्त, ग्रीप दुख। रो टाउन्स, अजनबी लोगों के बीच में। रो का मतलब कच्चा होता है, या कच्चे से मतलब है अजनबी लोग। दैट वी बिलीव, जिनके बारे में हम सोचते हैं। डाई इन, जो मर जाते हैं। इट सर्वाइव्स, इसको जिंदा रखते हैं। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कविता जो है विशिष्ट लोगों की वजह से जिंदा नहीं रहती है। तो फिर कविता कैसे जिंदा रहती है? इट सर्वाइव्स, ये जिंदा रहती है। इन द वैल्यू ऑफ इट्स मेकिंग, इसको मेकिंग की जो वैल्यू है, इसको बनाने की जो वैल्यू है, यहाँ मेकिंग से मतलब है स्टाइल। कविता को लिखने का जो स्टाइल है उसकी वजह से कविता जिंदा रहती है।
वेर एग्जीक्यूटिव्स जो विशिष्ट लोग होते हैं वुड नेवर वॉन्ट टू टेम्पर, वे कभी भी टेम्पर नहीं करना चाहते, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। फ्लॉज ऑन साउथ फ्रॉम रेंचेज ऑफ आइसोलेशन, कविता जो है बह करके निकलती है फ्रॉम रेंचेज ऑफ आइसोलेशन, रेंचेज का मतलब बाड़ा या बंद जगह, ऑफ आइसोलेशन एकांत। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा कविता क्या है, इमोशंस ट्रैंक्विलिटी, भावनाओं का बहना एकांत में, वो कविता है, उससे कविता जिंदा रहती है। एंड द बिजी ग्रीफ, और जो लोगों के बिजी ग्रीफ है जब कोई उनके बारे में लिखता है, बिजी जिंदगी के दुख, रो टाउन्स, अजनबी शहरों के बारे में, अजनबी शहरों का जो दुख है उसके बारे में कोई लिखता है तो कविता जिंदा रहती है। दैट वी बिलीव, जिनके बारे में हम विश्वास करते हैं, एंड डाई इन, और उन विश्वासों पे ही हम मर जाते हैं। इट सर्वाइव्स, ये जिंदा रहती है, अ वे ऑफ हैपनिंग ए माउथ। ए माउथ से मतलब है लैंग्वेज। कवि यहाँ कह रहा है कविता जो है भाषा से जिंदा रहती है, स्टाइल से जिंदा रहती है, लैंग्वेज से जिंदा रहती है। माउथ से मतलब है लैंग्वेज, अ वे ऑफ हैपनिंग, इसके घटित होने का जो तरीका है उससे कविता जिंदा रहती है, विषय वस्तु से जिंदा नहीं रहती है। यहाँ पर हम थर्ड जो सेक्शन है इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, विलियम बटलर इज लेड टू रेस्ट। इस धरती ने एक सम्मान्य व्यक्ति को, सम्मान्य गेस्ट को प्राप्त किया है। विलियम बटलर येट्स जो है रेस्ट के लिए लेटा हुआ है, अर्थात विलियम बटलर येट्स जो है धरती की गोद में चला गया है। लेट द आयरिश वेसल लाई एम्पटाइड ऑफ इट्स पोइट्री। आयरिश जो वेसल है, आयरलैंड का जो बर्तन है, वेसल का मतलब होता है बर्तन, एम्पटाइड हो गया, खाली हो गया, किससे? ऑफ इट्स पोइट्री, इसकी कविताओं से। आयरलैंड का जो बर्तन है वो कविताओं से खाली हो गया, कवि मर गया। इन द नाइट मेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क। इन द नाइट मेयर ऑफ द डार्क, नाइट मेयर क्या होता है? रात्रि का भयंकर स्वप्न। जब हम कोई बुरा स्वप्न देख रहे हैं, जैसे कोई भूत पीछे पड़ा हुआ है और वो हमें पकड़ने वाला है, वो नाइट मेयर कहलाता है। इन द नाइट मेयर ऑफ द डार्क, अंधेरे के नाइट मेयर में ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क, यूरोप के पूरे कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ पर यूरोप के पूरे कुत्ते से मतलब है नेताओं से जो चिल्लाते हैं। एंड द लिविंग नेशन वेट, और जो जीवित राष्ट्र है वो इंतजार करता है कि कोई अच्छा व्यक्ति आए और इस राष्ट्र का भला करे। लिविंग नेशन वेट, लिविंग नेशन जो है वेट करता है। इट्स सिक्वेस्टेड इन इट्स हेस्ट, सिक्वेस्टेड का मतलब सिक्वेस्टर्ड इन इट्स हैट, हैट यानी नफरत से भरा हुआ है, इच यानी प्रत्येक व्यक्ति, सिक्वेस्टर्ड भरा हुआ है, इन इट्स हैट नफरत से। इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस स्टेट्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस, आध्यात्मिक जो कृपा है, स्टेट्स मतलब झांकती है, घूर करके देखती है, फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस, प्रत्येक मानवीय चेहरे से। आध्यात्मिकता और डिसग्रेस नफरत, स्टेट्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस, प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पे दिखाई देती है। एंड द सीज ऑफ पिटी लाई, यहाँ पे कवि मेटाफर के माध्यम से समझा रहा है। द सीज ऑफ पिटी, सी मतलब सागर, पिट्टी मतलब दया का, दया का सागर लॉक्ड, उसको लॉक कर दिया है, लोगों में बेशरम हो गए हैं। एंड फ्रोजन इन ईच आई, प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में जो है दया का सागर तो है, लेकिन लॉक्ड एंड फ्रोजन, लॉक है, फ्रोजन है, जमा हुआ है। कवि जो है कह रहा है कि लोगों के चेहरे पे डिसग्रेस नजर आती है, दया उनके अंदर है लेकिन लॉक है, फ्रोज है। फॉलो पॉइंट, फॉलो राइट, फॉलो पॉइंट कवि का अनुसरण करो, फॉलो राइट लेकिन सही कवि का अनुसरण करो। टू द बॉटम ऑफ द नाइट
ऐसे कवि का अनुसरण करो जो आपको बॉटम से नाइट तक ले जाए। नाइट से मतलब है रात्रि, रात्रि से मतलब है छिपे हुए तथ्यों को ले जाए बॉटम तक। टू द बॉटम ऑफ द नाइट, आपके अंधकार के बॉटम तक ले जाए, छिपे हुए तथ्यों को भी वो बताए। विद योर अनकंस्ट्रेनिंग वॉइस, अनकंस्ट्रेनिंग का मतलब है बिना किसी हिचकिचाहट के। वॉइस, अपनी आवाज को बोल्ड तरीके से कहें। अनकंस्ट्रेनिंग वॉइस, बिना किसी हिचकिचाहट के कहें। स्टिल परस्यूड अस टू रिजॉइस, और वो हमें परस्यूड करे। परस्यूड मतलब वो हमें खुश करें, फुसलाएं। टू रिजॉइस, आनंद के लिए। वो कवि हमें आनंद के लिए फुसलाएं, आगे बढ़ाएं, अर्थात वो हमें आनंद प्रदान करें। लास्ट स्टेज देखिए कविता का कितना शानदार है। विद द फार्मिंग ऑफ वर्स, फार्मिंग मतलब खेती होएगी जब वर्स कविता की। विद द फार्मिंग ऑफ वर्स, कविता की खेती के द्वारा। मेक ए वाइन यार्ड ऑफ द कर्स, कर्स जो है वो भी या वाइन यार्ड बन जाएगी। कर्स का मतलब अभिशाप, वाइन यार्ड मतलब लता बन जाएगी, आनंद की लता बन जाएगी। जब कविता की खेती होगी, जब अच्छी कविता की खेती होगी, जब अच्छी कविता लिखी जाएगी तो उससे कर्स जो है वो भी वाइन यार्ड में बदल जाएगी। सिंग ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस, मनुष्य की असफलता के बारे में गाना। इन ए रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस में भी रैप्चर मिलता है हमें। सिंग ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस, मनुष्य की असफलताओं के बारे में गाना। इन ए रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस, रैप्चर का मतलब होता है आनंद, और डिस्ट्रेस का मतलब परेशानी। परेशानी में भी आनंद दे देता है। जब कवि, अच्छा कवि जो होता है, मनुष्य की असफलताओं को बताता है कि कैसे उसने असफलताओं के बाद सफलता को हासिल किया, तो फिर इन रैप्चर खुशी आ जाती है। ऑफ डिस्ट्रेस, परेशानियों में भी। जब हम परेशान होते हैं और एक अच्छे कवि की कविता को पढ़ते हैं तो हमारी वो असफलता जो है, हमारी वो परेशानी दूर हो जाती है। इन द डेजर्ट ऑफ द हार्ट, इन द डेजर्ट ऑफ हार्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। हृदय रूपी रेगिस्तान में लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, हीलिंग का मतलब उपचार करने वाला, फाउंटेन मतलब फव्वारा, स्टार्ट शुरू हो जाता है। हृदय रूपी रेगिस्तान में कवि ने फिर मेटाफर का प्रयोग किया है रूपक अलंकार के द्वारा। हृदय रूपी रेगिस्तान में लेट अ हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, हील करने वाला फव्वारा शुरू हो जाता है। हील का मतलब होता है रोगों का उपचार करना। इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज, प्रिजन का मतलब होता है जेल, कैद। जब व्यक्ति अपने भावनाओं में कैद हो उस समय भी कविता क्या सिखा देती है? टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज, कविता सिखा देती है कि कैसे हम दूसरों की प्रशंसा करें। हाउ टू प्रेज मतलब कैसे प्रशंसा करें। द फ्री मैन, उन स्वतंत्र लोगों की जिन्होंने कविता लिखी है। तो एक अच्छी कविता से, एक अच्छी कविता की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इनसे कवि ने अपनी कविता का एंड किया है। स्टूडेंट्स, कविता को पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट इसी तरह से वीडियो आपको अपलोड करता रहूं। थैंक यू।